अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज के प्रोग्राम में सियासत पे कम और सूबों के बीच में जो नए कुछ इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। और सबसे अहम और नाजुक मामला है पानी की तकसीम का। दरिया सिंध से जो पानी सूबा सिंध को जाता है, उस दरिया के पानी पर नई नहरें निकालने का जो हुकूमत का मंसूबा है, अब उस पर नित नए चैलेंजेस और एतराज़ात सामने आ रहे हैं। आज सिंध हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म इम्तना जारी किया गया है उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो पानी की तकसीम करने वाली अथॉरिटी इरसा जारी करती है। पानी की दस्तयाबी के हवाले से सर्टिफिकेट जनवरी 2025 में जारी हुआ कि पानी वाफर मिकदार में मौजूद है और उस पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जो 6 नहरें निकालने का मंसूबा है उसके लिए पानी दस्तयाब है। उस सर्टिफिकेट को आज सिंध हाई कोर्ट ने उस पर अमल दरामद रोक दिया है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त के ज़रिए चैलेंज किया गया था इरसा की तश्कील को, और ये कहा गया था कि एक हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक इरसा का जो विफाक का नुमाइंदा है वो भी सिंध से लिया जाना था। यूँ इरसा जनवरी 2025 में सर्टिफिकेट जारी करने का जो इसका फ़ैसला है वो गैर कानूनी है, क्योंकि इरसा की तश्कील दुरुस्त नहीं थी और जो विफाक का नुमाइंदा था वो सिंध से नहीं लिया गया था। तो सिंध हाई कोर्ट ने अब उस सर्टिफिकेट को मुअत्तल किया है। इसका मतलब ये है कि अब जो नहरी मंसूबा है, जो 6 नहरें निकाली जानी थी या उनको मज़ीद तोसी दिया जाना था, उस पे भी काम मुतासर हो सकता है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। पानी का मामला बड़ा ही हसास है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सिंध को और खैबर पख्तूनख्वा को कालाबाग डैम पर भी एतराज़ रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है वो वफाक में भी इत्तेहादी है हुक्मरान जमात की, और आइनी ओहदे सदारत ईवान सदर में आसिफ अली जरदारी बैठे हैं, गवर्नर भी जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। तो फिर इस हवाले से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या है। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमें ज्वाइन किया है कराची से ज़मीर हुसैन गुमरो, जो सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बैरिस्टर हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, जो सिंध हाई कोर्ट में जिन्होंने दरख्वास्त की और आज उनको स्टे ऑर्डर मिल गया इरसा के सर्टिफिकेट के हवाले से, और ये बज़ाहिर अब बड़ी कामयाबी है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त थी, सिंध हुकूमत की दरख्वास्त थी, या इनकी ज़ाती दरख्वास्त थी। दूसरे मेहमान तारफ़ कराते चलो। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास, जो हाइड्रोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट के माहिर हैं, पाकिस्तानी मुहक्किक, और अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से वाटर मैनेजमेंट के शोबे में PhD की डिग्री ली है इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में हाइड्रोलॉजी के शोबे में तहकीकी काम भी कर चुके हैं, और इन दोनों पाकिस्तान में वाटर मैनेजमेंट से मुतल्लिक एक मशावरती इदारे के सरबराह हैं और तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। डॉक्टर हसन, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर आबी अमूर जो हैं मोहम्मद अब्दुल्ला देओल, जो सिविल इंजीनियर हैं, फ्लड रिस्क मैनेजर हैं, वाटर रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट पॉलिसी और क्लाइमेट चेंज के हवाले से महारत रखते हैं। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बैरिस्टर ज़मीर गुमरो, सवाल वही है कि ये जो आपने सिंध हाई कोर्ट से आज स्टे ऑर्डर ले लिया है, बज़ाहिर तो ये उस सर्टिफिकेट के ख़िलाफ़ है जो इरसा ने जारी किया था, मगर उस सर्टिफिकेट की वजह से ही नहरी मंसूबे शुरू होने थे या नहरें बननी थी, तो उस स्टे ऑर्डर का असल मतलब क्या है? क्या अब नहरों का जो मंसूबा है उस पर काम रोक देने की पाबंद है वफाकी हुकूमत? मेरे ख्याल में जो मैं हाई कोर्ट में गया हूँ वो इस मामले पर गया हूँ कि 2017 में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इरसा का जो फेडरल मेंबर है, इरसा में 5 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर हर एक सूबे का एक होता है और 1 मेंबर फेडरल गवर्नमेंट का होता है। वो 2000 में फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था कि वो सिंध से होगा, और 2014 तक वो सिंध से मुकर्रर किया जाता रहा। 2014 में जब गुलाम अब्बास लगारी को फेडरल मेंबर इरसा के लिए नॉमिनेट किया गया तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करने से इनकार कर दिया। मैं हाई कोर्ट में गया, उसकी पिटीशन लेके गुलाम अब्बास लगारी की, और हाई कोर्ट ने जो है 2017 में फैसला दिया कि फेडरल मेंबर इरसा सिंध से मुकर्रर किया जाए।
तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट अपील में चली गई सुप्रीम कोर्ट में, वो अपील उनकी डिसमिस हो गई। तो अभी ये जो मामला आया कि इरसा ने फैसला किया है वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसके लिए आपने अब नई दरख्वास्त दायर की थी, रिट दरख्वास्त में गए थे, तौहीन अदालत में गए थे, ये मैंने एक आबादगार के नाम पर वो उन्होंने कहा कि ये फैसला पहले ही आ गया है, तो उसके नाम पर मैंने रिट पिटीशन दाखिल की, रिट ऑफ को वारंटो अगेंस्ट मेंबर असजद इम्तियाज अली जो फेडरल मेंबर इरसा हैं, जो सिंध से नहीं है, उसके खिलाफ मैंने रिट ऑफ को वारंटो दाखिल की। उसमें मैंने ये कहा कि क्योंकि इरसा की कंपोजिशन गैर कानूनी है, क्योंकि फेडरल मेंबर इरसा सिंध से नहीं है, तो इस वजह से इरसा ने जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया है वो भी गैर कानूनी है। तो इस पर हाई कोर्ट ने जो है आज कहा कि इरसा की कंपोजिशन गैर कानूनी है। फेडरल गवर्नमेंट के जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फेडरल मेंबर इरसा सिंध से नहीं है, उन्हें एडमिट किया। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि जो है ये सर्टिफिकेट पर अमल दरामद रोका जाता है। तो ये आज आदेश जारी हुआ है। क्या है? और इसका पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है अमल दरामद रोके जाने का मतलब क्या है? क्या नहरी मंसूबों पे अब मजीद कोई काम नहीं हो सकता? देखिए, लीगल रिजीम जो है पानी की यह है कि पानी के सिलसिले में अगर सूबा कोई स्कीम लाता है तो वो पहले इरसा जो है सेक्शन 8 के तहत वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करता है या नहीं करता, और वो एकनेक के लिए करता है, क्योंकि 10 अरब से ज़्यादा जो स्कीम होती है वो एकनेक में जाती है। एकनेक ने वो स्कीम अभी तक जो है वो मंजूर नहीं की। उसने ये लिखा है कि ये क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन दाखिल किए हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आइन के आर्टिकल 155 के तहत और इरसा के एक्ट के सेक्शन 8 के तहत, इस वजह से जो है वो इस पर मजीद कार्रवाई नहीं की जा सकती। एकनेक ने भी फैसला नहीं किया, स्कीम नहीं की। ये लीगल रिजीम को बाईपास करके जो है वो जो कैनाल की डिगिंग की गई उस पर सिंध में जो है बड़ी तहरीक चली और सिंध में बड़ा एहतजाज हो गया कि ये लीगल प्रोसेस को जो बाईपास कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, और कैनाल्स की जो वो अभी एकनेक ने मंजूरी नहीं दी, सीसीआई में ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं हुए, उस वजह से जो है वो आप कैसे डिगिंग कर सकते हैं, स्कीम थ्रू ही नहीं हुई। ठीक, अब ये बता दें कि जो है ये दरख्वास्त आपने जाती हैसियत में दायर की, पीपल्स पार्टी की तरफ से की, सिंध हुकूमत की तरफ से की, किस हैसियत में आपने दरख्वास्त दायर की? नहीं, ये जो दरख्वास्त है ये जो पिटीशन है ये मैंने एक आबादगार ने दाखिल की है, मैं उसका वकील हूँ। आबादगार कुर्बान मलानो है, उसका ये कहना है किसान की तरफ से की है। और दूसरी मैंने एप्लीकेशन आज सुबह को दायर की थी आईनी बेंच में, इस फैसले जो पहले मैंने लिया था 2017 में, और उसमें वाटर सेक्रेटरी और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है और पर्सनली अपीयर होने का उनको हुक्म दिया है कि 2017 के फैसले पर क्यों नहीं अमल किया गया, फेडरल मेंबर इरसा सिंध से क्यों नहीं जो है। ठीक है, ये अलग से कोई कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुआ है अलग केस में? ये कंटेम्प्ट नोटिस अलग से जारी हुआ है, वो ओरिजिनल पिटीशन थी उसमें अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो पिटीशन है मैंने सेपरेट की है। आपके ये जो स्टे ऑर्डर जिस केस में जारी हुआ है उसमें एडवोकेट जनरल सिंध का क्या मौक़िफ़ था? एडवोकेट जनरल ने पिटीशन की सपोर्ट की। उन्होंने कहा कि हमने उनको लिखा है कई बार कि फेडरल मेंबर जो है इरसा वो सिंध से मुकर्रर होगा, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने गैरकानूनी तौर पर जो है वो फेडरल मेंबर इरसा जो है दूसरे सूबे से किया है, जिससे इरसा की कंपोजिशन है गैरकानूनी है और उनके जो उस मेंबर की के जी मौजूदगी के दौरान जो फैसले हुए हैं वो भी गैरकानूनी। ठीक है। अच्छा, सिंध हुकूमत क्या वफाकी हुकूमत के खिलाफ आइन के शेक 184(3) के तहत नहीं जा सकती, जहाँ पे सूबों और वफाक के बीच जो इख्तिलाफात हैं उनका भी मामला तय किया जा सकता है? नहीं, वो आर्टिकल 155 में वो नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें ये कहा गया है 184(3) है जो जुरिसडिक्शन है। नहीं, आर्टिकल 155 में वाटर डिस्प्यूट्स में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। अच्छा, वाटर डिस्प्यूट उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 155 में वाटर डिस्प्यूट्स सीसीआई की जुरिसडिक्शन है। सीसीआई के फैसले को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में चैलेंज किया जा सकता है, और उस आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ है कि किसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं होगी। चलें, ठीक है। डॉक्टर हसन अब्बास साहब जी, आपने खुद इस पे बहुत काम किया है। ये जो इरसा ने सर्टिफिकेट जारी किया कि पानी वाफर मिकदार में दस्तयाब है, जिसकी बुनियाद पे अब ये नहरी मंसूबे शुरू होने थे, आइनी एतराज़ तो अपनी जगह कि ये मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाना है, तो जो इरसा ने सर्टिफिकेट जारी किया था वो कितना दुरुस्त है? क्या वाकई पानी वाफर मिकदार में दस्तयाब है जिनकी बुनियाद पे ये 6 नहरें निकाली जा सकती हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई
पेपर्स, कोई ना कोई एनालिसिस, कोई ना कोई डेटा, कोई ना कोई मॉडलिंग होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। और वो रिपोर्ट जो है वो, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन का प्रोजेक्ट है, टैक्स पेयर के पैसे से होना है, तो वो उसकी पब्लिक एक्सेस होनी चाहिए। तो मेरे नॉलेज में इस किस्म की कोई स्टडी, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडलिंग और इस तरह की नहीं हुई, और ये बस कोई थोड़ा बहुत डेटे का, नंबरों का हेर फेर करके किसी ने एक्सेल शीट में 4 नंबर निकाले हैं और उस पर बना के तो उन्होंने दे दिया है। और इसके ऊपर इसको जिसने डिफेंड करना है, असल में वो कंसल्टेंट्स जिनको हायर किया जाता है ऐसा काम करने के लिए, उन कंसल्टेंट्स को हुकूमत का काम है कि सामने लेके आए कि यार ये वो बंदा है, इसने ये फार्मूला निकाला था, ये कैलकुलेशन। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो बताएं, वो अपने आप को क्लियर करें, अपना मौक़िफ़ वाज़ह करें। अभी अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई ये इन्होंने कैसे किया, भाई हमारे तो फरिश्तों को भी नहीं पता, उनको ढूंढें। पहली बात है कि आपको पता ही नहीं कि वो कंसल्टेंट्स थे कौन। आप उन कंसल्टेंट्स को ढूंढें, उनको लेके आए, उनको इधर बिठाएं और उनसे पूछें। लेकिन हमारे पास एक कंसल्टेंट है ना जी, वो पंजाब हुकूमत के एक कंसल्टेंट हैं, आपको बताते हैं कि उन्होंने कैसे दिफा किया इस नहरी मंसूबे का। जी, पंजाब हुकूमत की एक वजीर हैं, खातून वजीर, ज़रा सुन लें क्या कह रही हैं। जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है, ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है, तो उसको जो है वो जाहिर है उसके ऊपर जो है वो बात कर ले। लेकिन हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं, थोड़ा बहुत गोलाबारी का कभी कभार। अभी वो पंजाब का उनके लोग उठे थे, उन्होंने कहा पंजाब का पानी जो है वो यहाँ से काटेंगे कि वहां से काटेंगे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, तो मैंने तो कहा था भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। और अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान जो पहले खुशकसाली का शिकार, जिसके लिए जो है वो अल्टीमेटम्स आ रहे हैं, जिसके लिए जो बात की जा रही है, वहाँ पर जो है सूबे और ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पर सियासत करे, तो ये तकलीफ की बात है। तो इन कंसल्टेंट की राय से आप मुतमईन हैं कि जो बता रही है नहरें कितनी ज़रूरी हैं, कहर साली हो रही है? देखिए, बात यह है कि इन्होंने भी किसी अपनी रिपोर्ट, अपने कंसल्टेंट, अपने वर्क का रेफरेंस नहीं दिया, नंबर 1। ठीक है, मतलब है कि इतने बड़े अहदे पे जब आप फायज होते हैं, आपका थोड़ा सा पढ़ा लिखा अंदाज होना चाहिए बात करने का। इन्होंने इसी टॉक में आगे जाके इनसे किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि चोलिस्तान, जिसको इंडिया में राजस्थान कहते हैं, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट फेल हुआ है कैनाल्स का, जिसने टोटल 1% से भी कम उसको फ़ायदा दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो कहती हैं कि उसका क्या है जी, आप अपनी जो है ना नॉलेज को अपडेट करें, राजस्थान तो ग्रीन है, इंडिया का राजस्थान ग्रीन। यानी इंडिया में कोई डिफेंड नहीं कर रहा कि हमारे राजस्थान का प्रोजेक्ट फेल हुआ है, ये इधर से बैठ के इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं। जी, मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, इस रिपोर्ट में मैं आपको वो नक्शा दिखाता हूँ जिसमें जो हमने ग्रीन पाकिस्तान के साथ भी शेयर किया था। अगर आप ये देखें, ये सारा कैनाल नेटवर्क है इंडस बेसिन का, और इसमें यहाँ पे ये जो है ना, ये राजस्थान कैनाल है, ये सैटेलाइट इमेज है। और इस सैटेलाइट इमेज में आप देखेंगे बाकी सारी कैनाल्स के नीचे जो एरिया है वो ग्रीन है, लेकिन जो राजस्थान कैनाल है वो अभी भी डेजर्ट का डेजर्ट है। 60 साल, 3 दरिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, और ये डेजर्ट का डेजर्ट है। तो ये इसके बाद में रिपोर्ट में आगे भी इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ठीक, ये रिपोर्ट किसने तैयार की और कब तैयार की? ये जी ग्रीन पाकिस्तान वालों ने ये रिपोर्ट बनवाई थी, इसमें फॉरेन कंसल्टेंट्स ने काम किया था। आपने भी काम किया? जी, मैंने भी इसमें काम किया। इसमें अमेरिकन टीम थी और पाकिस्तानी टीम थी, हाइड्रोसिमेटिक्स फ्रॉम यूएसए और जीजेड प्राइवेट फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें नटशेल क्या था कि नहरी मंसूबा जो है वो फिजिबल नहीं है, काबिल अमल नहीं है? असल में मैं आपको बताऊं, जिस तरह से ये नहरी मंसूबा जिसके सामने भी रखा जाता है, वो कहता है यार ये क्या हौज पौज है। ये जब ग्रीन पाकिस्तान के सामने पहली दफा रखा गया ना, आई थिंक दिस वाज अगस्त ऑफ 2023। अच्छा, जैसे ही उन्होंने कहा कि जी हम उधर से नहरों को बड़ा करेंगे, इधर से ये करेंगे, उधर से वो करेंगे, और हमें को 6 से 10 साल लगेंगे तो हम आपको नहरें मिला के पानी दे देंगे, तो वो ग्रीन पाकिस्तान वाले जो उस वक्त ऐलान करते फिर रहे थे कि जी हम अगले 3 साल में इतने ज़्यादा डॉलर अट्रैक्ट कर लेंगे, हरा भरा कर देंगे, उन्होंने कहा यार तुम्हारी तो नहरें बनते बनते तुम वो उधर मिड रांझा सकर्दू से शुरू करोगे, डैम बनाओगे, फिर उसमें पानी डालोगे, इधर लेके आओगे, उस वक्त तक तो हमारा जो है वो जो एक पैनिक क्रिएट हुआ। उन्होंने कहा कि यार कोई और तरीका नहीं है पानी करने का।
तो फिर ये रिपोर्ट तैयार करें, उसकी बेस के ऊपर ये कोई और तरीका, और तरीका क्या? और तरीका ये कि दिस इज ए कंप्लीट अल्टरनेटिव टू कैनाल्स। और इसमें मैं आपको यहाँ से आम फेम जुबान में बता दें एक जुमले में क्या किया है। इसमें हमने उनको कैनाल का अल्टरनेटिव ये दिया, क्या वो ये कि जो दरिया है ना सतलुज और उसके साथ पांचरथ रिवर, इनके जो बेड्स हैं, जो इन दरियाओं के पार्ट हैं, उनके नीचे हमने इन्वेस्टिगेट किया कि कितना पानी है दरिया की रेत के नीचे, और वो हमने देखा कि 34 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है सतलुज के नीचे है और 110 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो पांचरथ के नीचे है। ठीक है। और उसको निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमने उसका सारा एनालिसिस किया। उसको कहते हैं रिवर बैंक फिल्ट्रेशन सिस्टम, हॉरिजॉन्टल कलेक्टर वेल्स। तो पाइप्स के जरिए कारेज के जरिए क्या होगा? पुराने वक्तों में कारेज होते नहीं, अभी कारेज की जरूरत नहीं है, अभी सोलर एनर्जी है, बैटरीज हैं, पंप्स हैं, पाइप्स हैं, सेंसर्स हैं, उससे ये चीज आती है। और इस सॉल्यूशन पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ग्रीन पाकिस्तान ने खुद लिखी, उन्होंने लिखा कि दिस सॉल्यूशन इज सिग्निफिकेंटली इजियर टू बिल्ड एंड ऑपरेट than the traditional solutions based on dams, barrages and canals. ठीक है जी, हम मोहम्मद अब्दुल्ला देओल की तरफ जाएंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला देओल साहब, सिंध की तरफ से जो एतराज़ात आ रहे हैं उनकी बड़ी कंसर्न यही है कि इसमें जो सिंध के पानी का हिस्सा है उसके कम होने का इम्कान है, और ऐसी सूरत में सिंध के लिए बड़ी माहौलियाती भी बड़ी नुकसानदेह हो सकती है ये चीज़। और वहाँ पे ख़ास तौर पे जो समंदर में गिरने वाला पानी है अगर वो कम होता है तो समंदर का पानी जो है वो फिर सिंध की ज़मीन को खा जाएगा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज बुलाया। जो आपका सवाल है उसमें मैं बिल्कुल सिंध की जो गवर्नमेंट है, सिंध के जो लोग हैं उनके साथ हूँ। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि ये मसला सिंध का नहीं पाकिस्तान का है, इसको एज अ पाकिस्तानी देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सिंध भी पाकिस्तान है, जो हमारा कोटरी बराज है, जो हमारी टेल है, वो सब पाकिस्तान ही है। और उनका इन शॉर्ट येस इज़ द आंसर कि वो उनका जायज़ है। अगर मैं लेमैन की ज़बान में आपको समझाऊं तो मान लेते हैं कि 10 लीटर की दरिया सिंध 10 लीटर है और उसमें से ऑलरेडी जो है 1 लीटर पंजाब ने निकाल लिया, आधा लीटर बलूचिस्तान ने ले लिया और आधा केपीके ने ले लिया, 2 लीटर जा चुका है, पीछे 8 जाता है सिंध के पास, वो भी उनके लिए पूरा नहीं है। अब पंजाब में चोलिस्तान के लिए हम 6 नहरें 1-1 लीटर की निकाल लेते हैं, 6 लीटर 2 पहले 8, दरिया सिंध में पीछे का बचा सिर्फ 2 लीटर। तो सिंध के पास इतना ज़्यादा पानी कम हो गया। ये आसान ज़बान में जो हमारे नाजरीन नॉर्मल देख रहे हैं उनके लिए कि ये पानी इनका कम होना है। फिर हम एक बात सुनते हैं कि भाई पानी समुंदर में चला जाता है, गिर जाता है, ज़ाया हो जाता है। वो सच नहीं है। वो सच इसलिए नहीं है कि वो जब सैलाब आता है वो सिर्फ उन दिनों में समुद्र में गिरता है, क्योंकि अभी देखें हमारे पास कुछ सारी चल रही है, डैम्स तरबेला मंगला सब डेड लेवल्स पे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती ये डैम्स हमने बनाए ही क्यों थे, जब सैलाब है तो इनको बचाने के लिए खोल देते हैं स्पिलवे, जब खुश्क साली है तो इनके डेड लेवल के लिए हम जो है बिजली बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो है हम फिर जो है दरिया को जो है डेड कर देते हैं। तो अभी तो बिल्कुल खुश्क है सारा सिंध, तो पानी तो नहीं जा रहा। वो जो आपको कहते हैं ना कि इतने 1000 जो है ये क्यूसिक मीटर जो है ये पानी चला गया ब्ला ब्ला ब्ला, वो ऐसे है। फिर से आसान ज़बान पहले बताता हूँ कि लेट से मतीउल्लाह साहब आप दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं, तो हफ्ते के लिहाज से आपको 21 जो है खाने चाहिए, 21 मील्स। अब मैं आपको जो हूँ 6 दिन रखूँ भूखा, आप बिल्कुल जब मौत के करीब हैं, ख़त्म हो चुके हैं, 7वें दिन में 21 के 21 खाने आपके सामने ला के रखूँ और मैं कहूँ मैंने तो आपको पूरा हिस्सा दिया था, आप कैसे कह रहे हैं आपको 21 मील नहीं मिले। तो जो टेल पे पानी जाता है, जो समुंदर में गिरता है, वो रेगुलरली नहीं गिरता। वो जब हमारा सैलाब जैसे 2022 में आया था तब जाके वो गिरा, और ये इरसा ने जैसे भी एक फेक रिपोर्ट छाया कि ये उसी तरह उन्हीं की किताबों में जाके गिरता है हर साल। ये वैसे नहीं गिरता, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आम और आसान ज़बान में नहीं समझा सकता था। अब ये नहरों से मसला तो होगा। सबसे बड़ी बात हम जैसे डॉक्टर साहब ने अभी मेंशन किया कि राजस्थान में भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि डेजर्ट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे होती है सैलिनेशन। सैलिनेशन में क्या होता है कि वो पहले ही नमकियात हैं, आपने पानी देना शुरू किया तो नमकियात नीचे जाके बैठना शुरू हो जाती हैं, जो एक बैरियर जो है वो क्रिएट कर देता है। फिर आपकी होती है सॉइल इरोजन, जो टॉप लेयर आपकी अगर तो वो फर्टाइल है तो वो सारी खत्म होना शुरू हो जाती है।
फिर चूंकि वहाँ पे इस तरह का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा शदीद गर्म होता है और वो इतना ज़्यादा ड्राई होता है, आपकी पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा आपका मसला हो जाता है। आपको पानी जहाँ पे एक चीज़ को 1 लीटर देना है वहाँ आपको 20 से 25 लीटर देना पड़ सकता है। सही। हमारा असल मसला क्या है, हम जो ज़राई ज़मीन है वहाँ सोसाइटीज़ बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाहौर टूल प्लाजा के पास बिल्कुल रिवर रावी के बैंक में एक सोसाइटी बन रही है, मैं नाम नहीं लेता लेकिन शायद आप जानते हो। वो ज़राई ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि जो हमने एक 25 लीटर दे के अगर हमने एक गंदम का दाना उगाना है वो वहाँ पे 1 लीटर से उग जाना था, तो हम वहाँ नहीं गए और हम सहरा को बसाने चल सही सही, यही बात। पूरे लाहौर को इससे पहले भी हमारे मुल्क में बड़े बड़े ज़राई रकबे जो हैं दिए गए, बल्कि इस्लामाबाद के यहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउस इसलिए दिए गए थे यहाँ पे सब्जियां फ्रूट उगाए जाएंगे। तो बहरहाल उन रकबों का क्या हुआ और उन पे अब कौन सी एक्टिविटीज हो रही है वो भी हम सबको पता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मोहम्मद अब्दुल्ला देओल साहब आपके पास भी आएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में सिंध की हुकूमत और किसानों को तो एतराज़ हो सकता है कि उनके पानी की कमी हो जाएगी, मगर पंजाब के भी किसान जो हैं वो नहरी मंसूबों के बज़ाहिर ख़िलाफ़ हैं और बज़ाहिर वो शायद ज़राअत के शोबे में तरक्की के भी ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि कॉरपोरेट फार्मिंग जो कि पूरी दुनिया का अब एक ट्रेंड है, उसके हवाले से पंजाब के जो चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं चौधरी हसीब अनवर, उनको भी एतराज़ है, वो हमारे साथ हैं। तो चौधरी हसीब अनवर साहब, आप जो हैं कॉरपोरेट फार्मिंग के ख़िलाफ़ हैं, पानी का तो आपका मसला नहीं है, तो क्यों तरक्की नहीं करना देना आपने मुल्क में ज़राअत को? कॉरपोरेट फार्मिंग के इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं आप? बहुत शुक्रिया मती भाई आपका कि आपने इस इशू पे बात की। गुजारिश ये है कि इस टाइम पंजाब में ऑलरेडी जो काबिल काश्त रकबा है और उसके ऊपर जो फसलें लगाई जाती हैं, इस टाइम उनका ही खरीदार मार्केट में कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे इस टाइम गंदम की जो फसल है वो पक कर तैयार है और पंजाब के अंदर तकरीबन कोई 10-15% के करीब फसल कट के मार्केट में आ चुकी है और उसकी इस वक्त मौजूदा मार्केट कीमत 2,2100 रुपया है। अभी जब ये फसल मजीद कटेगी, मजीद इजला की फसल कटेगी और इसकी जो सप्लाई है वो ज्यादा बढ़ेगी, तो ये फसल का रेट गंदम का 1700-1800 पे आ जाएगा। नहीं चौधरी साहब माजरत के साथ आप बात को शायद समझे नहीं हैं। ये जो ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट है ये आपकी मार्केट में सौदा बेचने के लिए तो नहीं है, ये तो एक्सपोर्ट के लिए है। हम तो इसको बरामदात के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं मिडल ईस्ट में और दूसरे ममालिक के लिए, तो आपकी मार्केट पे क्या फर्क पड़ सकता है? आप भी एक्सपोर्ट करें बाहर के ममालिक के लिए, आपको क्या मसला है? मती साहब, यहाँ पर चीनी तो एक्सपोर्ट कर दी जाती है जिसको अशराफिया की है, लेकिन किसान की गंदम एक्सपोर्ट करने पे पाबंदी है। यहाँ पर वो चीज जो अशराफिया पैदा करता है उसको तो बाहर भेज भी दिया जाता है और बाहर से मंगवा भी लिया जाता है। जो गरीब किसान जो फसल पैदा करता है, जब उसकी फसल मार्केट के अंदर आती है तो उसको एक्सपोर्ट करने पे फौरन पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन आप उसकी एक्सपोर्ट की क्वालिटी बढ़ाएं, उसकी पैकेजिंग का मयार बेहतर करें, उसके लिए तो तरीकाकार मौजूद है ना। बहरहाल एनीवे आपका मसला यह है कि मार्केट में सैचुरेशन हो जाएगी और कीमतें गिर जाएंगी, यही आपका मसला है। कॉर्पोरेट फार्मिंग पे तो आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, देखें, अगर इस कॉर्पोरेट फार्मिंग से एग्जिस्टिंग फार्मर को प्रॉब्लम नहीं होती, अगर वो अपनी प्रोड्यूस को कहीं और जाकर सेल करते हैं, जो कि तकरीबन इन हालात के अंदर नामुमकिन है, क्योंकि हम पूरी दुनिया में इस टाइम महंगी तरीन इनपुट्स इस्तेमाल करके कोई भी चीज उगा रहे हैं। इंडिया के अंदर उसी गंदम की एवरेज पैदावार 60 मन से ज्यादा है और हमारे वहाँ 30 मन है। इसी तरह चावल है, इसी तरह कपास है। अगर हम पूरी दुनिया में कंपीट करना चाहते हैं तो कम से कम हमें अपनी प्रोड्यूस को उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा। चलें, ठीक है। इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, हुकूमत को भी पॉलिसियां यकीनन बनानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया चौधरी हसीब अनवर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। मैं ज़मीर हुसैन गुमरव साहब, सेनेटर, बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ ही वापस आऊँगा। अब ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी अब झंडा उठा लिया है इस नहरी मंसूबे के ख़िलाफ़,
तो वैसे तो कहा जा रहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी उस इजलास में मौजूद थे, उसकी सरबराही कर रहे थे जिसमें ये असूली फैसला हुआ था नहरें बनाने का। ये क्या मामला है? देखिए, सदर पाकिस्तान को आइन के किसी आर्टिकल के तहत ये अख्तियार हासिल नहीं है। नई इरसा एक्ट में कोई प्रोविजन है कि पानी के मामलात जो है वो सदर देखेंगे। पानी के मामलात जो है वो इरसा का इदारा है, वही देखता है। और CCI जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसका अपीलेट फोरम है, और CCI की जो अपील जाती है वो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को जाती है। इसमें सदर का कहीं भी रोल नहीं है। अगर कोई इदारा, कोई डिपार्टमेंट जो है वो सदर के पास कोई ब्रीफिंग देता है, बाद में जो है वो जाकर मिनट्स जारी करता है, तो मेरे ख्याल में किसी सदर हाउस की ही या उसमें जो है वो कोई कंसेंट शामिल नहीं होती, नहीं सदर को कोई अख्तियार है। ऐसे में कह दूँ आज मुराद अली शाह जो है फॉरेन मिनिस्टर को हटा दे, क्या उसको माना जाएगा? इस तरह से ये है कि सदर को कोई पानी के मामलात पर अख्तियार नहीं है और सदर ने कोई मंजूरी नहीं दी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही कहा है कि इन कैनाल्स पर जो है वो अवाम में शदीद गुस्सा है और हम आवाम के साथ होंगे, और शहबाज शरीफ को ये मैसेज दिया है कि फिर हम आपके साथ नहीं होंगे अगर इन कैनाल्स के बारे में जो इरसा की गैर आईनी कंपोजिशन के दौरान फैसले किए गए हैं और लीगल फोरम्स को बाईपास करके जो है आगे बढ़ाया जाता है। ठीक। अच्छा, ज़मीर हुसैन गुमरो साहब, आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी अभी हाल ही में एक ज़बरदस्त तकरीर की है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर, वो भी आपको सुना देते हैं। पीपल्स पार्टी ही अकेला पानी का मुनसिफाना तकसीम पाकिस्तान भर में और आलमी सतह पे लगने आ रही है कि कौन होते हैं हमें सिखाना। भाई मैं मोहिंजोदारो से हूँ, हमें कुछ और नहीं आता। हजारों साल से नस्ल दर नस्ल एक ही काम हमें आता है कि दरिया के साथ रहना है और काश्त करना है। मौसमी तब्दीली की जंग जिसमें पानी का मुनसिफाना तकसीम का जंग शामिल है, उसमें तो हम पाकिस्तान क्या, मैंने ये तो जंग आलमी सतह पे लड़के आया हूँ। आपकी वजीर खारजा की हैसियत में मैंने तो आलमी दुनिया को इस बात को मनाया है, आलमी दुनिया को, कि हमारा सिंधु को बचाना है। पाकिस्तान क्या दुनिया भर ये सो रहे थे बाकी सब कि हमारा सिंधु को, आपका इंडस को फाल करना है, बहाल करना है, सेहतयाब करना है। और मैं दुनिया का शुक्रगुजार हूं कि ये हमारे बात मान चुके हैं, हमें माली तौर पे इंडस बेसिन को फाल करने में मदद करेंगे। जी, मोहम्मद अब्दुल्ला देओल साहब, आपने सुना बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि आलमी सतह पर हमने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दरियाए सिंध को और उसकी तहजीब को बचाने के लिए मुहिम चलाई, और अब ख़ुद पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की तरफ से जो नहरें निकालने के मंसूबा हैं, ये ख़ुद दरियाए सिंध और उसकी तहजीब के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है। तो आपको क्या लगता है, कोई ताल्लुक़ है आलमी सतह की बिलावल भुट्टो की इस मुहिम का और मौजूदा सूरत हाल का? देखिए, वो ठीक बात कह रहे हैं कि जैसे जो है हम आलमी सतह पर जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई फ्लड बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा है, हमारी मदद की जाए। पूरी दुनिया ने आई थिंक $10 बिलियन प्लेज भी किए, पर अभी तक 1 सेंट भी शायद नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारी इन्हीं हरकत की वजह से। वो बिल्कुल आई थिंक ठीक कह रहे हैं। मैं कोई उनका वो ऐसा पॉलिटिकल सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन एज अ साइंटिस्ट अगर बात की जाए तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। वो कल्चर, वो दरिया, वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो इसकी एक मिसाल है, जैसे मुल्तान में हमने अर्बनाइजेशन कर ली, हमने जो है 10 लाख के करीब आम के दरख्त काट लिए, और फिर एक रिपोर्ट शायद कर दी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है हमारी 58% जो है इस दफ़ा आमों की जो प्रोडक्शन है, वो जो काश्तकारी है, वो कम हुई है। तो दुनिया वाले बेवकूफ़ तो नहीं है, उनको तो नज़र आता है कि हम क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर हमने दुनिया से फंड लेना है तो वो तो ग्रीन तो रहा ही नहीं। ग्रीन तो तब रहता है कि जब हम अपना रिवर बेल्ट बचाते, हम जो गरीब किसान है उन तक पानी पहुंचाते। हम तो कॉर्पोरेट फार्मिंग ले गए सहरा में, वहां जाके करने लगे जहां दुनिया को पता है कि सहरा में तो काश्तकारी हो नहीं सकती। अब मुझे ये बताइए, लेकिन सऊदी अरब ने तो बड़े बड़े रेगिस्तान आबाद कर दिए अब्दुल्ला साहब। देखें, जमीन आपको जैसे नजर आती है, फॉर एग्जांपल एक ज़राई जमीन होगी, एक ज़राई जमीन नहीं है लेकिन है वो प्लेन। उसी तरह जो सहरा होते हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते। और अगर आप इसी चीज को डिटेल में आप बेशक गूगल करके देखिएगा,
सऊदी अरब के अंदर कुछ जो है किसान, उन्होंने अपनी जो है ये लिखा हुआ है कि दे हैव सीज्ड देयर प्रोडक्शन, क्योंकि उनको पानी का बहुत ज्यादा मसला हो रहा है। और उनकी वो जो मैंने आपको चीज़ अच्छा क्विकली अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर हसन का ये कहना है कि नहरी निज़ाम नाकाम है और उतना ही पानी जो है वो इन दरियाओं के बॉटम से पाइप्स के ज़रिए उतना ही पानी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इन ज़राई इनकलाब वाले इलाकों में। तो ये जो मतबादल एक टेक्निक बता रहे हैं डॉक्टर हसन, जो इन्होंने खुद ही एक रिपोर्ट में सामने लाई है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, इनकी रिपोर्ट के लिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक मुल्क की, नेदरलैंड्स, वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोई डैम्स नहीं है। वो ग्राउंड वाटर ही, वो बारिश का पानी लेते हैं, वो ग्राउंड में उसको स्टोर करते हैं। 3 महीने का प्रोसेस है, वो उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं, उनके तालाब बने हुए ग्राउंड में डालते हैं। उनका ग्राउंड वाटर 2 से 20 मीटर पे है, तो ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, रिचार्ज करते हैं। नहीं, लेकिन ये दरिया के ग्राउंड बॉटम की बात कर रहे हैं, दरिया के पानी की। जी, दरिया के बॉटम की भी बात इसलिए है क्योंकि स्टडी कहती है एज अ फ्लड रिस्क मैनेजर रनिंग वाटर इटसेल्फ इज अ स्टोरेज। सैलाब कुदरत की तरफ से इसलिए आते हैं, अगर सैलाब ना आए, सबसे पहली बात जो हमें पढ़ाई गई थी यूनेस्को IHE नेदरलैंड्स वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर इंस्टीट्यूट में, कि अगर सैलाब ना आए तो दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। सैलाब पहाड़ों से मिनरल सैंड सीड्स लाते हैं, और जब नहीं, तो आप एग्री करते हैं डॉक्टर हसन की इस टेक्निक से? आप एग्री करते हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जब फ्लड वाटर आता है तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता जाता है, तो जब वो ग्राउंड वाटर बार बार रिचार्ज होता है, उसकी वजह से वो एक्विफर बढ़ता जाता है। तो अगर हम ग्राउंड से निकालेंगे, सैलाब आया, दरिया आया, वो सीप हुआ पानी, वो रिचार्ज हो जाएगा, तो उसको हम बेशक हम जितना इस्तेमाल करेंगे, कुदरत उसको खुद रिचार्ज करती जाएगी। और उसकी मिसाल ये है कि आई थिंक डॉक्टर साहब की रिपोर्ट कहती है कि एक जगह पे 34 मिलियन एकड़ फीट है और एक जगह पे 105 मिलियन एकड़ फीट है स्टोरेज। और तरबेला की जो स्टोरेज है वो मैक्सिमम लेवल पे सिर्फ 7 मिलियन। अब्दुल्ला साहब, आप डॉक्टर साहब की जो बात कर रहे हैं, आपकी बातों से लगता है कि दरिया के पानी को नहरों के जरिए निकालना जो है वो तो ठीक नहीं है, लेकिन दरिया के नीचे से निकालने वही पानी तो वो ठीक है। आप वो बेसिकली दरिया का पानी नहीं है, वो ग्राउंड वाटर है। अच्छा, वो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, दरिया के नीचे जो, ठीक है। चलिए इस पर भी बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। बैरिस्टर ज़मीर हुसैन घुमरो साहब, ये डॉक्टर हसन साहब ने जो नई टेक्निक, एक मतबादल हल बताया है कि दरिया की तह के नीचे से पानी निकाल लिया जाए, उस पानी पे तो सिंध को कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरे ख्याल में मैं डॉक्टर साहब की बड़ी कदर करता हूँ। वो टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं और हाइड्रोलॉजी में उसका काफ़ी तजुर्बा भी है। लेकिन हम तो कहते हैं कि जो पानी जो है अगर इंडस से शिफ्ट किया जाएगा किसी भी तरीके से, जो कि इनका जो है वो फाइनल जो है वो पर्पस भी है, तो उससे जो है वो सिंध मुतासर होगा, क्योंकि सिंध का डेल्टा जो है वो तबाह हो गया है। 2 मिलियन एकर्स जमीन जो है वो समंदर, लेकिन वो अब्दुल्ला जो साहब कह रहे हैं कि फ्लड वाटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो ऊपर का फ्लो उसी तरह रहेगा। नहीं, वो तो अंडरग्राउंड वाटर है, वो तो अंडरग्राउंड वाटर है, उसका तो दूसरा एस्पेक्ट है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हम तो इंडस के वाटर की कर रहे हैं कि रेगुलर जो पानी आता है, अगर उससे रेगुलर नहरें निकाली जाएंगी तो वो सिंध का पानी जो है वो सिंध को नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिल रहा। आप देखें कि पहले दरिया जो है वो समंदर की जमीन क्लेम करता था, अभी समंदर जो है वो जमीन क्लेम कर रहा है। और ये भी रिपोर्ट है कि 2060 तक जो है वो सिंध के साहिली शहरों को खतरा होगा। वो बात आपकी सही है डॉक्टर हसन साहब, थोड़ा सा आप भी वजाहत कर दें कि जो पानी नहरों से निकाला जाए उस पर एतराज है, लेकिन उतना ही पानी अगर नीचे पाइप में लगा के निकाल दिया जाए, पहली बात तो ये कि उतरा नहीं है। अच्छा, ये कम होगा, ये तकरीबन उसका 10 गुना, उसका 1/10 होगा। अच्छा, 1/10 होगा। हाँ, यानी कम पानी चाहिए। ये नहीं, मैं आपको बताऊं, इसमें जो हमने एक पूरा एंड टू एंड सिस्टम इनको प्रपोज किया है, विच इज बीन काइंड ऑफ, ऐसे नहीं कि हमने कोई आइसोलेशन में किया है, हमने हमारे साथ अमेरिकन कंसल्टेंट्स थे हु आर पार्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। हमने लेटेस्ट साइंस इसके बीच में की है। इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट देखें, कॉस्ट ना महंगी होती है कोई चीज़, ना कोई चीज़ सस्ती होती है। आपने कॉस्ट बेनिफिट पूरा लाइफ साइकिल देखना होता है। और मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, आपकी जो नहर बन रही है ना, ये इस रिपोर्ट में एक्चुअली ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपकी जो नहर बन रही है ना, उसमें 1 क्यूसिक की कैपेसिटी डेवलप करने के लिए आपका टैक्स पेयर $6 मिलियन दे रहा है। यानी अगर आपने 1000 क्यूसिक करना है तो $6 बिलियन हैं, ठीक है। अगर
इस सिस्टम से करें तो आपकी ये कैपेसिटी अबाउट $3.5 मिलियन में हो जाती है, यानी कैनाल से इसकी कॉस्ट आधी है इस सिस्टम की। फिर इसमें जो वाटर का यूजेज है वो भी आपको, जहाँ पे कैनाल जो है वो उसमें 1000 एकड़ के लिए आपको 6 क्यूसेक का सिस्टम लगाना पड़ता है, इसमें 1000 एकड़ के लिए आपको 1 क्यूसेक का सिस्टम, 1 से 1.5 क्यूसेक का सिस्टम लगाना पड़ता है। तो ये उसमें भी 4 गुना पानी को यहाँ से भी बचाता है, कॉस्ट को भी बचाता है। इसमें पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है। और तीसरी चीज़, जिस वक्त, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जिस वक्त ये पैनिक मोड में गया है ना पूरा ग्रीन पाकिस्तान की, ये कैनाल्स तो इट लुक्स ए वेरी, मतलब है कि हेवाई किस्म की चीज़ है कि ये तो इससे तुम्हारा सिस्टम चलेगा ही नहीं। उस वक्त जो बाद में इस रिपोर्ट में भी लिखा गया, एक प्रेजेंटेशन के ऊपर इनको 28 पॉइंट्स लिख के दिए गए कि वाई कैनाल्स आर नॉट फीजिबल। और उन 28 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट ये था कि द मोमेंट यू विल टच रिवर वाटर, आपके सूबों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये रिजेक्ट क्यों की गई रिपोर्ट? ये अब आप उनसे पता करें। नहीं, इसकी बात नहीं, देखिए मुझे नहीं पता, आपको बताया ही नहीं गया। क्वाइट फ्रैंकली मैंने तो उससे जाके पूछा, मैंने कहा यार ये रिपोर्ट पड़ी हुई है तुम्हारे पास, इसका क्या करना है? कहते हैं बस आ गई है, पड़ी हुई है। कौन? SIFC वाले? जी SIFC वालों ने ये कहा जी आ गई है, पड़ी हुई है। अच्छा। मैंने कहा यार इसका कुछ, कि नहीं वो पैसों का भी तो होता है ना, ये जो आपने प्रोजेक्ट प्रपोज इसमें किया उसके लिए कोई पैसे भी तो चाहिए होंगे। मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, अगर मैं पैसे ले आऊँ कहीं से, मैं फंडिंग ले आऊँ इसकी, तो फिर ठीक है, हाँ ज़रूर लेके आए। अच्छा, फिर हुआ ये कि हम फिर फंडिंग के लिए हमने भी हाथ मारने शुरू किए। ये COP हो रही थी, कॉप जो लास्ट हुई है, कॉप वाले, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, इस पे एनवायरमेंटल कंपोनेंट, रिवर रिस्टोरेशन और इस तरह के कंपोनेंट्स हैं। हमने कहा हम ये कंपोनेंट्स दिखा के हम कॉप से क्लाइमेट फंड के पैसे ले आएंगे ये प्रोजेक्ट करने के लिए। उसके लिए ज़रूरी था कि हमें हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको जाने की इजाज़त, तो मैं प्राइवेटली तो मैं नहीं जा सकता। उसके लिए मैंने फिर अरेंज किया कि मैं किस तरीके से इसको पिच करूं। वी टॉक टू गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट, उस वक्त के जो थे वहाँ के, बल्कि अभी वही हैं, उनके चीफ मिनिस्टर से और उनके करंट प्राइम मिनिस्टर से को कॉन्फिडेंस में लेके हमने एक प्रपोजल बनाया कि हम गिलगित बल्तिस्तान की गंदम ग्रीन पाकिस्तान चोलिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं, और उसके लिए फंडिंग के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट देकर हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जी वी रिजेक्ट इट। अच्छा, SIFC ने रिजेक्ट कर दी? जी उन्होंने कहा जी वी रिजेक्ट इट। अच्छी बात। यानी फंडिंग भी ला जी अब्दुल्ला साहब, आप लास्ट कमेंट। लास्ट कमेंट मेरा ये है कि जब हमारे पास ज़रख़ीज़ ज़मीनें हैं तो सऊदी अरब तो एक सहरा है, हम सऊदी अरब या दुबई वाले काम क्यों करें जब अल्लाह ने हमें एक चीज़ दे रखी है। दूसरा कोई भी डैम हम, दूसरा हमारे पास ये है कि हम सूबों के अंदर पहले ही बलोचिस्तान में वो शनाख्ती कार्ड दे के कत्ल कर रहे हैं, तो क्यों बार बार पंजाब हर सूबे के साथ ऐसे करना चाह रहा है? जब चलें, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला साहब, आपने ज़बरदस्त बात की। जिनको ज़रूरी रकबे दिए गए थे वहाँ पे जो कमर्शियल प्लाजा बनाए गए उनको गिराया जाए, वहाँ पे ज़राअत का काम किया जाए। दूसरा, आइनी जो फोरम है मुश्तरका मफादात कौंसिल का, उसका रास्ता अपनाया जाए। और जब रियासत कारोबार करती है, चाहे वो ज़राअत का कारोबारी क्यों ना हो, तो फिर वो आइन और कानून को बाला ताक रख देती है। और हमारे मुल्क की रियासत तो बहुत ही डाढ़ी है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।